आज अपने सामाजिक विज्ञान का एक टॉपिक रहेगा या सामाजिक अध्ययन का एक टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक रहेगा अपना केंद्र सरकार। ठीक है, दो शब्द काम में लिए जाते हैं, एक तो आता है राज्य सरकार और एक आता है कि केंद्र सरकार। वह सरकार जो देश के केंद्र में रहकर देश के लिए नीतियों का निर्धारण करे वो तो कहलाती है केंद्र सरकार। वह सरकार जो राज्यों के भीतर रहकर राज्यों के लिए नीतियों का निर्माण करे वो क्या कहलाती है? राज्य सरकार। आगे बात समझ में? राज्य एक अमूर्त व अदृश्य संस्था है, ये ध्यान रखना। राज्य एक कैसी संस्था है? राज्य एक अमूर्त व अदृश्य संस्था है। इस राज्य को जो एलिमेंट मूर्त रूप प्रदान करता है वो एलिमेंट कहलाता है सरकार। थोड़ा इस पे ध्यान देना। अमूर्त व अदृश्य, सबसे पहले थोड़ा इसके बारे में देखते हैं, राज्य किसे कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कुल मिला के 4 तत्वों का होना अनिवार्य है। पहला आता है जिसे कहते हैं निश्चित भूभाग, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं टेरिटरी। दूसरा आता है जनसंख्या, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉपुलेशन। तीसरा एक तत्व आता है जिसे कहते हैं हम सरकार, इंग्लिश में कहते हैं गवर्नमेंट। और चौथा तत्व आता है संप्रभुता, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सॉवरेनिटी। राज्य के निर्माण के लिए इन 4 तत्वों का होना अनिवार्य है। भाई सबसे पहले भूभाग होना अनिवार्य है। एक निश्चित भूभाग में जहाँ जनसंख्या निवास करेगी उस जनसंख्या को नियंत्रण में रखने के लिए एक सरकार होगी और उसी सरकार के पास वो सर्वोच्च शक्ति होगी, तो ही वो स्टेट कहलाएगा या राज्य कहलाएगा। तो राज्य एक अमूर्त व अदृश्य संस्था है। अब थोड़ी देर के लिए इन 2 तत्वों को छोड़ देते हैं हम। भाई अपने पास भूभाग भी हैं और जनसंख्या भी है। ऐसी जनसंख्या जिस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं, जहाँ पर अराजकता फैली हो, जहाँ खून खराबा होता हो, हिंसा विद्यमान हो, तो वो राज्य थोड़ी कहलाएगा, वो राज्य नहीं कहलाएगा। तो राज्य के निर्माण के लिए इन 4 तत्वों का होना अनिवार्य है। लेकिन 4 में से जो तीसरा तत्व आता है सरकार, या जिसे कहते हैं हम गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट एक ऐसा तत्व है जो इसी राज्य को मूर्त रूप प्रदान करता है, एक मूर्ति के समान एक रूप प्रदान करता है जिसे देखते ही हम पहचान सके कि वो राज्य है। जब तक सरकार नहीं होगी वो अदृश्य होगा, उसकी ना तो सीमाओं का कोई निर्धारण होगा, न नागरिकता के संबंध में कोई प्रावधान होगा, न उसके लिए कोई कानून होंगे। जो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जो कार्य करेगा वही कार्य मान्य होगा, तो वो तो राज्य नहीं बन सकता। तो एक राज्य के लिए इन 4 तत्वों का होना अनिवार्य है। अब हम सरकार का अर्थ क्या ले सकते हैं कि राज्य एक अमूर्त व अदृश्य संस्था है, इसको मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था ही सरकार कहलाती है। भाई अमूर्त है, अदृश्य है, इसको एक साकार रूप या मूर्त रूप प्रदान करने वाली जो संस्था होगी वो क्या कहलाएगी? सरकार कहलाएगी। आई बात समझ में? एक प्रोफेसर हुए थे जिनका नाम था गार्नर। क्या नाम था? गार्नर। गार्नर ने एक परिभाषा दी थी। परिभाषा वो ये थी कि सरकार वह अभिकरण है, सरकार वह अभिकरण है या सरकार वह मशीन है जो राज्यों के लिए नीतियों का निर्धारण करती है। डॉक्टर गार्नर ने क्या कहा था कि सरकार वह अभिकरण या मशीन है जो राज्यों के लिए नीतियों का निर्धारण करती हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह परिभाषा महत्वपूर्ण है, थोड़ी ध्यान रखना। इसको पूछा जा सकता है
कि सरकार के संबंध में प्रोफेसर गार्नर द्वारा दी हुई परिभाषा लिखी है, या सरकार के संबंध में प्रोफेसर गार्नर ने क्या परिभाषा दी थी। तो गार्नर ने यह कहा था कि सरकार वह अभिकरण या सरकार वो मशीन है, सरकार क्या है, सरकार वो मशीन है जो राज्य के लिए नीति या जिसे हम कानून कह सकते हैं, कानूनों का निर्माण करती हैं। भाई स्वाभाविक बात है कि एक राज्य के लिए कानून बनाने का कार्य सरकार को ही दिया जाएगा। यहाँ तक आइए, आपके बात समझ में। तो अब देखते हैं हम सरकार के अंग। सरकार के अंग, वैसे देखा जाए तो सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। पहला अंग कहलाता है व्यवस्थापिका, पार्लियामेंट। दूसरा अंग कहलाता है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। और तीसरा अंग कहलाता है न्यायपालिका, जिसे कहते हैं जुडिशरी। आ रही बात समझ में? सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला अंग कहलाता है व्यवस्थापिका, दूसरा अंग कहलाता है कार्यपालिका और तीसरा अंग क्या कहलाता है? न्यायपालिका। ठीक है, सरकार के ये 3 अंग होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, इसी व्यवस्थापिका के 2 अंग होते हैं। इसी व्यवस्थापिका के 2 स्वरूप होते हैं। पहली जो व्यवस्थापिका कहलाती हैं वो कहलाती हैं संघीय व्यवस्थापिका, जिसे हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? संसद। हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में संघीय व्यवस्थापिका को क्या बोलते हैं? संसद। और दूसरी होती है राज्य व्यवस्थापिका, जिसे हम कहते हैं विधान मंडल। जिसे हम क्या कहते हैं? विधान मंडल। दोबारा रिपीट अगेन, सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसी व्यवस्थापिका के 2 अंग होते हैं। पहला होता है संघीय व्यवस्थापिका, जिसे हम संसद के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है राज्य व्यवस्थापिका, जिसे हम विधानमंडल के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में? सरकार के ये 3 अंग होते हैं। अब हम सरकार के पहले अंग के बारे में अध्ययन करते हैं। सरकार का जो पहला अंग होता है वो अंग कहलाता है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, या जिसे हम अपनी भाषा में मैं बोल रहा हूं इसे संसद। सबसे पहले देखते हैं व्यवस्थापिका का गठन। व्यवस्थापिका का गठन, इस व्यवस्थापिका का निर्माण कैसे किया जाता है? तो याद रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में व्यवस्थापिका के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 79 में यह कहा गया है कि 3 तत्वों को मिलाकर एक संसद का गठन किया जाएगा। पहला होगा लोकसभा, दूसरा होगा राज्यसभा, और तीसरा होगा अपना प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। एग्जाम में अगर सवाल पूछ ले कि व्यवस्थापिका के 3 तत्वों के नाम लिखे या व्यवस्थापिका के तत्वों के नाम लिखे, तो व्यवस्थापिका के ये 3 तत्व आते हैं। इन 3 तत्वों के बिना संसद नहीं बन सकती। अगर संसद का निर्माण करना है तो इन 3 तत्वों का होना अनिवार्य है। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। यहाँ पर हमने आर्टिकल क्या लिखा था? 79। तो 79 के बाद 80 में किसका प्रोविज़न है? राज्यसभा का। और 81 में, अनुच्छेद 81 में प्रोविज़न है लोकसभा का, और आर्टिकल 52 में प्रोविज़न है प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति का। व्यवस्थापिका
या जिसे हम कहते हैं संसद के गठन का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में या 79 में। इसी अनुच्छेद 79 में ये बात कही गई है कि 3 तत्वों को मिलाकर एक संसद का निर्माण किया जाएगा। पहला तत्व होगा लोकसभा, जिसका प्रोविजन है आर्टिकल 81 में। दूसरा होगा प्रेसिडेंट, जिसका प्रोविजन है आर्टिकल 52 में। और तीसरा होगा राज्यसभा, जिसका प्रोविजन है आर्टिकल 80 में। इन बात आगे समझ में। अब हम देखते हैं लोकसभा। अब है अपने लोकसभा। लोकसभा व्यवस्थापिका के गठन में हमने देखा था 3 एलिमेंट, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसमें से हम सबसे पहले देखते हैं लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 81। सबसे पहले ये जानना अनिवार्य है कि लोकसभा के उपनाम क्या क्या है। लोकसभा के उपनाम, कई बार लोकसभा नाम ना देके कई बार एग्जाम में इसका उपनाम दे दिया होता है, तो उपनाम आपको जानना अनिवार्य है। तो देखो, इसका प्रथम उपनाम है वो है प्रथम सदन। पहला उपनाम कौन सा है? प्रथम सदन। दूसरा इस उपनाम आ जाता है अस्थायी सदन। ये स्थायी नहीं है भाई, ये अस्थायी है, ठीक है। प्रथम सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन, और चौथा नाम आ जाता है लोकप्रिय सदन। लोकसभा के 4 उपनाम हैं। पहला उपनाम आ जाता है प्रथम सदन, दूसरा आ जाता है अस्थायी सदन, तीसरा आ जाता है निम्न सदन और चौथा आ जाता है लोकप्रिय सदन। उपनाम के बाद ये जानना अनिवार्य है कि इसका निर्वाचन कैसे किया जाता है। निर्वाचन, एक बात ध्यान रखना, निर्वाचन की 2 पद्धतियाँ होती है। एक तो होती है प्रत्यक्ष और एक विधि होती है अप्रत्यक्ष। देखो, प्रत्यक्ष विधि में क्या होती है कि जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जैसे वार्ड पंच कर लिया, सरपंच ले लिया, एमएलए ले लिया, एमपी ले लिया, ठीक है। एक होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में क्या होता है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जहाँ पे जाके मतदान करते हैं और नए प्रतिनिधि चुनते हैं, वो कहलाता है अप्रत्यक्ष। वो कहलाता है अप्रत्यक्ष। भाई, उप सरपंच का चुनाव हमारे द्वारा नहीं किया जाता, हम वार्ड पंचों को चुनते हैं। वार्ड पंच में से ही कोई एक उप सरपंच चुना जाता है। उसी प्रकार विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव हमारे द्वारा नहीं किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हमारे द्वारा नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो हमारे द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये प्रथम सदन है और लोकप्रिय सदन है। तो इसमें जो निर्वाचन की पद्धति होगी वो कौन सी होगी? प्रत्यक्ष। कौन सी होगी? प्रत्यक्ष और वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा। इनका चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष होगा और वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, वयस्क मताधिकार प्रणाली किसे कहते हैं? जिस नागरिक की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है वो मतदान दे सकता है। जिस नागरिक की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है वो मतदान दे सकता है, वही कहलाता है वयस्क मताधिकार प्रणाली। ये ध्यान रखना। पहले ये आयु थी, पहले ये आयु कितनी थी? 21 वर्ष। कितनी थी? 21 वर्ष। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा ये आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। और इस समय के अपने देश में पीएम थे स्वर्गीय राजीव गांधी, राहुल गांधी जी की
राहुल गांधी जी के पिताश्री उस समय अपने देश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो निर्वाचन आपके समझ में आ गया, प्रत्यक्ष होगा, वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा होगा, 18 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति वोट दे सकता है। ठीक है, अब देखते हैं सदस्य संख्या। अब क्या देखते हैं हम? सदस्य संख्या। देखो भाई, मूल संविधान में जो संविधान का जो मूल ढांचा है, इस मूल संविधान में कुल कितने सदस्यों का प्रोविजन किया गया था? 500 सदस्यों का। कितने सदस्यों का? 500 सदस्यों। लेकिन दमन व दीव पुनर्गठन में 1987 में, जब दमन व दीव का पुनर्गठन हुआ था 1987 में, उस समय इस सदस्य संख्या में क्या की गई? बढ़ोतरी की गई और इस 500 में 52 सदस्य और जोड़े गए थे मूल। ठीक है, मूल संविधान में कितने? 500। अब ये ध्यान रखना है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 552। कितने हो सकते हैं? अधिकतम 552। ध्यान रखना, 530 तो चुने जाएंगे कहाँ से? राज्यों में से। ठीक है, 30 सदस्य चुने जाएंगे यूनियन टेरिटरी में से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, प्लस 2 सदस्य चुने जाएंगे एंग्लो इंडियन, 520 सदस्य चुने जाएंगे राज्य में से, 30 सदस्य चुने जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश में से, और 2 सदस्य चुने जाएंगे एंग्लो इंडियन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आंग्ल भारतीय। ये तो हो गई अधिकतम। अब देखते हैं वर्तमान। देखो, वर्तमान में सदस्य संख्या है 545। कितनी है? 545। 530 सदस्य चुने जाते हैं कहाँ से? राज्य में से, प्लस 13 सदस्य चुने जाते हैं यूनियन टेरिटरी में से, और 2 सदस्य चुने जाते हैं एंग्लो इंडियन। 530 और 13 कितने हुए? 543 और 2 43। ठीक है, अब देखो भाई, एक शब्द आया है यहाँ पर आंग्ल भारतीय, या जिसे हम कहते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? इसके लिए 2-3 शर्तें हैं। वो शर्तें कौन कौन सी है? ये देखो, जब अपना देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, तो अब उस समय अपने भारत में अनेक प्रकार की जातियां निवास करती थी। पुर्तगाल थे, डच थे, अंग्रेज थे, फ्रांसीस थे। उस समय जब अपना देश स्वतंत्र हो गया, तो वहाँ के कुछ एक पुर्तगाली या फ्रांसीसी या कुछ एक अंग्रेज अपने देश न जाकर भारत में ही निवास करने लगे। उन्हें भारत की क्या मिल गई? सिटीजनशिप मिल गई या नागरिकता मिल गई। वो कहलाने लगे एंग्लो इंडियन। ठीक है, एक ये। दूसरी शर्त यह है कि जब अपना देश स्वतंत्र हुआ था, तो ब्रिटेन का कोई पुरुष भारत में रहकर भारत की महिला से विवाह कर लिया, उनकी जो संतान होगी वो एंग्लो इंडियन कहलाएगी। तीसरी शर्त यह है कि जब अपना देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय ब्रिटेन की कोई महिला ने भारत के यहाँ पुरुष से विवाह कर लिया, उनकी जो संतान होगी वो एंग्लो इंडियन कहलाएगी। वर्तमान में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल है, केरल है, इन 2 या 3 राज्यों में एंग्लो इंडियन की संख्या है थोड़ी बहुत। वर्तमान में इनको अल्पसंख्यक में रखा गया है। आगे बात समझ में? यहाँ पे ध्यान देना, एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कौन करेगा, मनोनीत कौन करेगा? तो ध्यान रखना, मनोनीत कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। विधानमंडल में किसी सदस्य को मनोनीत करना है तो वो संबंधित राज्य का गवर्नर या राज्यपाल करेगा, और केंद्र में अगर किसी मेंबर को नॉमिनेट करना है तो देश का प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को नॉमिनेट करेगा। अब देखते हैं एबिलिटी या योग्यता।
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली योग्यता, चाहे आप वार्ड पंच का चुनाव लड़ो, सरपंच, किसी भी क्षेत्र में, राजनीति के किसी भी क्षेत्र में कोई भी चुनाव लड़ो, तो उसमें पहली योग्यता पूछी जाएगी कि उस नागरिक को भारत का होना चाहिए, या वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त होगी आयु। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देखना। देखो, एक तो है अपने लोकसभा, एक है अपने राज्यसभा और एक है अपना प्रेसिडेंट। तो कभी कभार क्या है, उम्र हम लोग भूल जाते हैं, उम्र भूल जाते हैं। तो लोकसभा में उम्र की कितनी हुई? 25 वर्ष। 25 में देखे 5 जोड़ो, 30 वर्ष। तो राज्यसभा के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। 30 में 5 जोड़ो, 35। तो राष्ट्रपति के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। आगे बात समझ में? उसी तरह से एक तो है अपना प्रधानमंत्री, एक प्रेसिडेंट, और एक पहला ले लो प्रेसिडेंट, दूसरा ले लो वाइस प्रेसिडेंट, और तीसरा ले लो प्रधानमंत्री। इनके आर्टिकल कभी कभार क्या भूल जाते हैं, अनुच्छेद भूल जाते हैं। एक अनुच्छेद याद रखना है प्रेसिडेंट का, यानी राष्ट्रपति का अनुच्छेद कितना है? 52 में 11 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 63। तो 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। जब इसी 63 में 11 जोड़ते हैं तो प्राप्त होता है 74, और इसी 74 में भारत के प्रधानमंत्री का प्रोविजन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। लोकसभा की आयु होगी 25 में जब 5 जोड़ते हैं तो प्राप्त होता है 30 वर्ष आयु होगी राज्यसभा की। जब इस 30 वर्ष में और 5 वर्ष जोड़ते हैं तो प्राप्त होता है 35 वर्ष, और 35 वर्ष आयु होगी अपने देश के प्रेसिडेंट की या राष्ट्रपति की। उसी प्रकार आर्टिकल ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति का आर्टिकल है 52। राष्ट्रपति के अनुच्छेद से उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के अनुच्छेद याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है। इस 52 में 11 जोड़ना है तो प्राप्त होते हैं 63 में उपराष्ट्रपति का प्रोविजन किया गया है। जब इसी 63 में 11 जोड़ते हैं तो प्राप्त होते हैं 74, इसी 74 में देश के प्रधानमंत्री का प्रावधान किया गया है। आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। तीसरी, वो किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए वो व्यक्ति किसी भी सरकारी नौकरी पे नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई चुनाव लड़ना है, चाहे वार्ड पंच का लड़ो, सरपंच का लड़ो, किसी का भी लड़ो, MP है, MLA, अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हैं, आप सरकार के किसी पद पे हैं, तो आप सबसे पहले आपको अपने उस पद से त्यागपत्र देना होगा। त्यागपत्र देने के बाद ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। और चौथी बात ध्यान रखना, वह व्यक्ति विकृत चित्त वाला नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, यानी वो एक तो दिमाग से पागल नहीं होना चाहिए और एक दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब जानते हो? जो सरकार के पैसे खा के किसी और देश में भाग जाए, वो कहलाता है दिवालिया। जैसे एक नाम आता है देश में विजय माल्या का, नीरव मोदी का, मेहुल चौकसी का, तो वे लोग कभी भी भारत में आके चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, ये 4 योग्यता आपको ध्यान में रखनी है। वह भारत का नागरिक, उम्र 25 वर्ष, लाभ के पद पे आसीन नहीं होना चाहिए, और चौथा है वह विकृत चित्त वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ पर क्या है, हम प्रत्येक बार गलती कर जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल होता है अनिश्चित। ऐसा होता है अनिश्चित, लगभग 5 वर्ष।
लगभग 5 वर्ष। इस 5 वर्ष में संख्या बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। अनिश्चित क्यों कहा मैंने? क्योंकि कभी भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति को कह दे कि लोकसभा को भंग करना है और कोई उचित कारण बता दे तो राष्ट्रपति उसी समय लोकसभा को भंग कर सकता है। इस कारण से ये अनिश्चित है। लगभग इसका कार्यकाल वैसे होता है 5 वर्ष। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है और अब तक ऐसा कितनी बार हो चुका है? कितनी बार हो चुका है? 9 बार ऐसा हो चुका है। वैसे कुछ एक ऐसे कारण और भी हैं जिसमें लोकसभा भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे, प्रधानमंत्री की पद पर रहते मृत्यु हो जाए, देश में आपातकाल की घोषणा हो जाए, तो ऐसी स्थितियों में भी लोकसभा भंग की जा सकती है। अब देखते हैं लोकसभा के अधिवेशन। वैसे अधिवेशन का मतलब होती है बैठक। अधिवेशन का मतलब क्या होता है? बैठक होती है। लोकसभा के अधिवेशन को आहूत कौन करता है? आहूत का मतलब है बैठक बुलाना। वो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। इस बैठक को स्थगित को कौन करता है? राष्ट्रपति। यहाँ पे ध्यान रखना, लोकसभा के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, जिसे हम कहते हैं स्पीकर। जिसे हम क्या कहते हैं? स्पीकर। लोकसभा का कोई भी अधिवेशन होगा तो उस अधिवेशन को पहले बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाएगा। स्थगित कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। एक ऐसा नियम है, वो नियम ये कहता है कि लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। एक बार पुनः देखें, अधिवेशन का मतलब होता है बैठक। लोकसभा की बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। उस बैठक को स्थगित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और एक नियम ये ध्यान रखना कि लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी ये निश्चित है लोकसभा में कि प्रत्येक 6 माह के भीतर लोकसभा की एक बैठक आयोजित की जाएगी। ठीक है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कहाँ से चुने गए? कोटा से चुने गए। अब है लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा के पदाधिकारी में 2 का नाम आता है। एक तो नाम आता है अध्यक्ष और एक नाम आता है उपाध्यक्ष। यानी लोकसभा का एक तो होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। सत्ताधारी दल में या जिस दल को बहुमत मिलता है उसी सदस्यों में से एक सदस्य को क्या चुना जाता है? अध्यक्ष चुना जाता है। या फिर उसी दल के अलायंस वाली पार्टियों में से एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। वर्तमान में देखा जाए तो उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। एम थंबीदुरई थे जिनका एंग्लो इंडियन थे, एम थंबीदुरई, लेकिन वो सेवानिवृत्त हो गए या उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था 2019 में। और 2020 में
वापिस कोई उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था। अब लोकसभा में केवल अध्यक्ष ही है, अध्यक्ष का नाम है ओम बिरला। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, अध्यक्ष को पद से हटाना। अगर लोकसभा का अध्यक्ष है और उस अध्यक्ष को पद से हटाना है तो पद से हटाएंगे कैसे? तो हटाने के लिए लोकसभा के सदस्यों में ही एक प्रस्ताव लाया जाएगा। भाई लोकसभा के मान लो 545 सदस्य हैं, उस 545 में से एक तो हो गए अध्यक्ष और 2 हो गए एंग्लो इंडियन। मान लो 540 सदस्य है। अब 540 सदस्य मिलकर क्या लाएंगे? एक प्रस्ताव लाएंगे, एक प्रस्ताव लाएंगे और उस प्रस्ताव के आधार पर, उसके सत्यापन के आधार पर अध्यक्ष को पद से हटाएंगे। लेकिन शर्त एक है कि प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व अध्यक्ष को सूचना देना अनिवार्य है कि श्रीमान हम आपके विरुद्ध प्रस्ताव ला रहे हैं, श्रीमान हम आपके विरुद्ध प्रस्ताव ला रहे हैं, आप अपने बचाव के संबंध में कोई कदम उठाना चाहो तो उठा सकते हो। तो एक थोड़ी सी ये शर्त है, ध्यान रखना। हटाएंगे कौन? लोकसभा के सदस्य मिलकर हटाएंगे, सारे सदस्य मिलकर हटाएंगे। और कैसे हटाएंगे? एक प्रस्ताव के द्वारा 14 दिन पूर्व अध्यक्ष को सूचना देकर। ये कि ये सेम टू सेम प्रोसेस उपाध्यक्ष पर भी लागू होता है। अब देखो अध्यक्ष के कार्य व शक्तियां, थोड़ा ये ध्यान से देखना। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियां, वैसे लोकसभा अध्यक्ष के पास अपनी खूब सारी शक्तियां होती, इनमें एक समानता भी है भारत में और ब्रिटेन में। जो शक्तियाँ लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती हैं वो शक्तियाँ ब्रिटेन में लोक सदन के अध्यक्ष को भी दी जाती हैं। अपने यहाँ लोकसभा है, ब्रिटेन में है हाउस ऑफ कॉमन, यानी ब्रिटेन की तर्ज पर ही हमने लोकसभा के अध्यक्ष का पद लिया था। उसी के समान है, समानांतर है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जो शक्तियाँ वहाँ दी जाती है वो शक्तियाँ यहाँ पर भी दी जाती है। देखो भाई, पहला इसका कार्य क्या होगा? जो भी बैठक होगी या सभी बैठकों की अध्यक्षता करना। भाई स्वाभाविक बात है, अध्यक्ष है तो वही अध्यक्षता करेगा, जो अध्यक्ष होता है वही अध्यक्षता करता है। तो लोकसभा में जो भी बैठक होगी उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और ये ध्यान रखना, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का मॉनिटर भी होता है। जैसे अपने क्लासरूम का होता है मॉनिटर, उसी प्रकार लोकसभा का भी एक मॉनिटर होता है। मॉनिटर का कार्य क्या होता है? अनुशासन व शांति बनाए रखना। तो उसी प्रकार ये सदन में लोकसभा का अध्यक्ष सदन में क्या बनाए रखेगा? अनुशासन व शांति बनाए रखेगा। कभी टीवी पर कोई लाइव डिबेट आती है तो उस डिबेट को सुनना। अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य को अवसर प्रदान करता है कि अब आप बोलिए, अब आप बोलिए, अब आप बोलिए। अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य सदन में खड़ा होकर अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता। देखो भाई, दूसरा है समस्त कार्यवाही अध्यक्ष की देखरेख में की जाएगी। लोकसभा में कोई प्रस्ताव लाना है, किसी विषय पर सवाल पूछना है, कोई अन्य कार्य करना है, तो ये सारे कार्य पहले अध्यक्ष सुनिश्चित करेगा और अध्यक्ष अपनी देखरेख में ही करवाएगा। ठीक है। तीसरा, अध्यक्ष स्वयं उच्च
समितियों का अध्यक्ष होता है, कुछ समितियों का सभापति होता है तथा वह गठित प्रवर समितियों के सभापति का चयन करता है। ये ध्यान रखना। अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो स्वयं लोकसभा में गठित समितियों का अध्यक्ष होता है। जैसे लोक लेखा समिति वगैरह ऐसी अनेक समितियां होती है, उनका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। एक तो वो तो अध्यक्ष होता ही है, साथ में समय समय पर संसद में कुछ एक प्रवर समितियों का गठन किया जाता है। ये बात थोड़ी यहाँ ध्यान से समझना, क्या होती है प्रवर समिति? प्रवर समिति किसे कहते हैं? किसी भी विषय विशेष या संविधान संशोधन की जांच के संबंध में जिस समिति का गठन किया जाता है उसे कहा जाता है प्रवर समिति। मान लो कोई ऐसा संसद में एक मुद्दा उठा, इस मुद्दे की जांच करनी है, तो जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा? उसी में से या उन्हीं सदस्यों में से 4-5 सदस्यों को लेकर एक प्रवर समिति बनाएगा, उसमें से एक अध्यक्ष बनाएगा और उसको ये कार्य सौंपेगा कि इस विषय वस्तु पर आप जांच कीजिए, कार्यवाही कीजिए। तो वो कहलाती हैं प्रवर समितियाँ। और प्रवर समितियों के गठन के बाद उनके जो अध्यक्ष होते हैं, उन अध्यक्षों का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है। तीसरा चौथा बिंदु, ये ध्यान, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अध्यक्ष द्वारा ही सुनिश्चित किया जाता है कि अध्यक्ष द्वारा ही सुनिश्चित किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। भाई प्रत्येक विधेयक वो धन विधेयक नहीं होता है, प्रत्येक विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक होता है, इस बात की पुष्टि कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये ध्यान रखना, भारतीय संविधान में धन विधेयक का प्रोविजन किया गया है अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 109 में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस बात की पुष्टि कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और अंतिम बिंदु में इस तरफ मैं लिख रहा हूँ, अंतिम बिंदु, संसद व राष्ट्रपति के मध्य ये क्या करता है? पत्र व्यवहार करता है। लोकसभा का अध्यक्ष है, वैसे देखा जाए तो संसद व राष्ट्रपति के मध्य एक विशेष प्रकार का एजेंट के समान है। वही संसद में प्रतिदिन क्या कार्यवाही होती है, उन पर कौन से विषय अमल में लाए, कौन से विषय अमल में नहीं लाए, इस प्रत्येक कार्यवाही की प्रतिदिन की रिपोर्ट वो किसको देता है? देश के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति को देता है। अगली बात समझ में? ये हो गई अपने लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य व शक्तियाँ। धन विधेयक वाला ध्यान रखना, यहाँ से अति लघुत्रात्मक भी सवाल बन सकता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात की पुष्टि व्यवस्थापिका के किस पदाधिकारी द्वारा की जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। धन विधेयक का जो प्रावधान है वो प्रावधान किया जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के द्वारा। ठीक है, लोकसभा हो गई कंप्लीट।
ये लोकसभा के कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनका हमने अध्ययन किया था। अब हम इसी कड़ी में आगे देखते हैं राज्यसभा को। आरंभ में हमने देखा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किसका प्रोविजन किया गया है, राज्यसभा को। यह हाउस ऑफ स्टेट के आधार पे, हाउस ऑफ स्टेट, ब्रिटेन की संसद में एक तो है हाउस ऑफ कॉमन और दूसरा है हाउस ऑफ स्टेट। हाउस ऑफ स्टेट की तर्ज पे भारत में क्या बना है, राज्यसभा। अमेरिका की जो सीनेट है उसी सीनेट की तर्ज पे भारत में क्या है, राज्यसभा है। अब देखते हैं सबसे पहले राज्यसभा के उपनाम। उपनाम में कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, जो हमने लोकसभा के उपनाम देखे थे उन्हीं के ऑपोजिट। भाई सबसे पहले देखा था हमने प्रथम सदन, तो प्रथम सदन का ऑपोजिट क्या होगा, द्वितीय सदन। लोकसभा का हमने देखा था निम्न सदन, तो इसका क्या हो जाएगा, उच्च सदन। लोकसभा में हमने देखा था अस्थायी, तो ये सदन कैसा हो जाएगा, स्थायी सदन। और उस सदन को हमने देखा था लोकप्रिय सदन, तो ये सदन हो जाएगा गौण सदन। राज्यसभा का प्रोविजन आर्टिकल 80 में किया गया, अनुच्छेद 80 में। इसके उपनाम जो है, पहला है द्वितीय सदन, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है और इसे गौण सदन भी कहा जाता है। अब देखते हैं इसके सदस्य संख्या। अधिकतम इसमें प्रोविज़न है 250 सदस्यों का। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में इसमें कुल कितने सदस्य हैं, 245 सदस्य। 245 सदस्य। देखो भाई, अब 245 सदस्य में से 233 सदस्य जो है वो तो होते हैं निर्वाचित। वो क्या होते हैं, निर्वाचित या इलेक्टेड होते हैं। और कुल मिला के जो पीछे 12 सदस्य होते हैं वो होते हैं मनोनीत। और मनोनीत किसके द्वारा किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। ये ध्यान रखना, ये 12 सदस्य कौन कौन से होते हैं। ये 12 सदस्य होते हैं, एक तो बादशाह, अल्लाह, एक मिनट, अल्लाह, विज्ञान, भाषा की जगह आप ले सकते हो साहित्य, लिटरेचर, विज्ञान व सामाजिक क्षेत्रों से। साहित्य के क्षेत्र में यानी कोई बहुत बड़ा कवि हो, कोई बहुत बड़ा लेखक हो, उस व्यक्ति को नॉमिनेट किया जा सकता है। कला के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा अभिनेता हो, कोई बहुत बड़ा अभिनेता हो, कोई बांसुरी वादक हो, कोई तबला वादक हो, कोई भी हो सकता है। विज्ञान के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो। और सामाजिक क्षेत्रों से यानी समाज में कोई उत्कृष्ट कार्य करने वाला अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा का सदस्य था, नॉमिनेट था। क्यों था, क्यों, वो खेल से था। ठीक है, 233 और 12 याद रखना। अब अगला आ जाता है राज्यसभा के पदाधिकारी। पदाधिकारी वो होते हैं, एक होता है उपराष्ट्रपति, जिसे हम क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति। और एक तो होता है सभापति और एक होता है उपसभापति। राज्यसभा का एक तो होता है सभापति और एक होता है उपसभापति। ये ध्यान रखना, अपने देश का जो उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का पदेन सभापति
होता है। अब ये ध्यान रखना, अपने यहाँ सभापति कौन है, तो वेंकैया नायडू, और उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के पदाधिकारियों की बात की जाए तो पहला तो होता है सभापति, वही सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में कौन है, वेंकैया नायडू, और इसका उपसभापति है, और उपसभापति वो जिसका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। इसी के साथ आपको ये समझना अनिवार्य है कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और इसका होता है 6 वर्ष। इसका कितना होता है, 6 वर्ष। तो लोकसभा का होता है 5 वर्ष और राज्यसभा का होता है 6 वर्ष। ये ध्यान रखना, इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के 2/3 जो सदस्य होते हैं वो 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद, मैंने कितना, 1/3 लिखना है यहाँ पे, 1/3 जो सदस्य होते हैं, कितने, 1/3, वो सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इनके स्थान पर दूसरे नए सदस्य आते हैं, इसलिए वो एक विशेष प्रकार का रोटेशन चलता रहता है, आधे आधे सदस्य करके चुने जाते हैं। इसी कारण से राज्यसभा का चुनाव कभी एक साथ नहीं होता, प्रत्येक 2 साल के बाद इलेक्शन होते रहते हैं, 2 साल के बाद नए सदस्य आते हैं और पुराने चले जाते हैं। ये ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा। कार्यकाल कितना लिखा हमने, 6 वर्ष। उपराष्ट्रपति जो सभापति होता है, सभापति चुना जाता है कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। ये ध्यान रखना भाई, सभापति वही उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और उन्हीं सदस्य द्वारा जो उपसभापति होता है, उस उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। यहाँ थोड़ा अंतर्द्वंद है, इस अंतर्द्वंद को ध्यान में रखना। सभापति का कार्यकाल तो होता है 5 वर्ष, लेकिन उपसभापति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 6 वर्ष होता है। एक छोटा सा है एबिलिटी या कह दे राज्यसभा के सदस्य की योग्यता। जो लोकसभा के सदस्य की योग्यता होती है वो राज्यसभा की होती है, लेकिन उम्र में थोड़ा डिफरेंस है। मैंने बताया था 5 जोड़ना है, 25 साल उसमें है और इसमें कितनी आ जाती हैं, 30 वर्ष। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, वह किसी लाभ के पद पे आसीन नहीं होना चाहिए, और वह व्यक्ति विकृत चित्त वाला, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। ये क्या होती है, इनकी योग्यता होती है। योग्यता सबकी समान है, ध्यान रखना। वह भारत का नागरिक, आयु ऊपर नीचे हो सकती है, लाभ का पद जो है वो सभी में कॉमन है, विकृत चित्त वाला या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सभी में कॉमन होगा। तो ये थी राज्यसभा की कुछ एक सामान्य जानकारी। आगे आपके समझ में। अब हम देखते हैं संसद की शक्तियां, 2 पॉइंटों में देखते हैं, बिल्कुल आसान है। संसद की शक्तियां, संसद की शक्तियों में सबसे पहली शक्ति जो हम देखते हैं वो देखते हैं विधायी शक्ति। पहली शक्ति कौन सी है, विधायी शक्ति, या जिसे हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कानून निर्माण की शक्ति। कानूनों का निर्माण करना ये संसद का कार्य है। भाई संसद में लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति आई जाते हैं,
भाई कानून का निर्माण होता कैसे? कोई भी बिल सबसे पहले पेश किया जाता है लोकसभा में या राज्यसभा में। लोकसभा भेजती है राज्यसभा को, राज्यसभा भेजती है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उस पर क्या करता है? हस्ताक्षर करता है, और वो हस्ताक्षर करके क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। आर्टिकल 111 में इस बात का वर्णन किया गया है। भाई कानून कैसे बनेगा? पहले कोई बिल आएगा, लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा। अगर राज्यसभा में आएगा तो वो वहाँ से पास करके लोकसभा में भेजेंगे, या लोकसभा में आएगा तो वो पास करके राज्यसभा में भेजेंगे। इन दोनों के मध्य सहमति बनने के बाद वो सीधा भेजा जाएगा देश के प्रथम नागरिक या देश के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा? अपने हस्ताक्षर करेगा, और हस्ताक्षर करने के बाद वो क्या लेगा? कानून का रूप ले लेगा। जिस दिन सरकारी गजट में प्रकाशित होगा, प्रकाशित होते ही वो कानून का रूप ले लेगा। इसी प्रकार बनता है कानून। तो कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया जाता है। तो संसद के 3 अंगों में हमने लोकसभा को भी देखा था, राज्यसभा को भी देखा था, और प्रेसिडेंट को भी देखा था। आर्टिकल बताए थे 52 इनके बताए थे, 80 इनके बताए थे, और 81 मैंने इनके बताए थे। अब देखो विधायी शक्ति या कानून निर्माण की शक्ति। कानून निर्माण होता कैसे? भाई अपने देश के संविधान में सब्जेक्ट या विषयों का विधिवत बंटवारा किया गया है। अपने संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें एक अनुसूची है 7वीं अनुसूची। देखो 7वीं अनुसूची में कुल कितनी उपसूचियां हैं? 4 उपसूचियां। कौन कौन सी? पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है संवर्ती सूची, चौथी है अवशिष्ट। अवशिष्ट तो वैसे ना के बराबर है, इसको केवल अधिकार, इस विषय पर अधिकार बनाने का, इस विषय पर या इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को प्राप्त है। अब देखो भाई, जो विषय केंद्र के महत्व के होंगे उनको संघ सूची में रखा जाएगा। जैसे रेलवे, रेलवे केंद्र का है, आर्मी केंद्र की है, ठीक है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में वे विषय होते हैं जो राज्यों के महत्व के हैं। जैसे पुलिस, खेती ले लो। और समवर्ती सूची, समवर्ती यानी समानवर्ती, यानी जिस पर दोनों का समान अधिकार हो। इस पे कानून केवल केंद्र बनाएगा, इस पे कानून केवल राज्य बनाएगा। समवर्ती सूची पर कानून कोई भी बना सकता है, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। मान लो कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा कोई विषय है, जैसे मान लो शिक्षा। अब शिक्षा पर एक तो कानून बना दिया केंद्र ने और एक कानून बना दिया राज्य ने, तो विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा, राज्य का कानून मान्य नहीं होगा। तो और अवशिष्ट सूची में केवल एक साइबर कानून है जिसका अधिकार केवल केंद्र के पास है। अगर विषय की बात की जाए तो इसमें है 97, इसमें है 66, इसमें है 46 और इसमें है 1, ठीक है। अब संसद क्या करती है कि समय समय पर संघ सूची में जो 97 विषय दिए गए हैं, मूल तो थे 99, अब हैं 97, तो जो संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं उन विषयों पर समय समय पर क्या बनाती हैं? वो कानून बनाती हैं और उन कानूनों को लागू करती हैं, या फिर उस कानूनों में नए नए प्रोविज़न जोड़ती हैं, ठीक है। इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता, कोई भी राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस पर केवल एकाधिकार प्राप्त है केंद्र को, और इस पर केंद्र ही कानून बनाएगा, और ये कानून लगभग पूरे देश में समान रूप से लागू होगा। पहले विवाद की स्थिति थी अपना जम्मू कश्मीर, क्योंकि वहाँ पर आर्टिकल 370 लगा हुआ था। आर्टिकल 370 टेम्परेरी एंड ट्रेडिशनल प्रोविजन इन J&K। उस 370 में क्या था कि संक्रमणकालीन प्रावधान थे, जहाँ पर कोई भी कानून सामान्य तौर पे लागू नहीं होता। अब तो वो हट चुका है, दोनों यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। तो अब भारत में अगर कोई भी केंद्रीय सरकार कोई भी कानून बनाती है तो वो कानून समान रूप से संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होता है। और कानून बनाने की ये प्रक्रिया होती है लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से राष्ट्रपति,
ठीक है, ये ध्यान रखना। इस पर साल में कितने भी कानून बना सकती हैं, केंद्र इसमें कोई कानून नहीं बनाएगा। समवर्ती सूची पर केंद्र कानून तो बना सकता है, लेकिन एक साल में एक बार, साल में किसी एक विषय पर एक बार कानून बना सकता है। ऐसा नहीं कि 6-6 महीने में इस पर भी कानून बना दे, वो कानून लागू नहीं होगा। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना, संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 46 और अवशिष्ट में 1। समवर्ती में मैंने आपको ये कितने बताए थे? 46, उसमें एक और जोड़ देना, कुल इतने हैं 47 होंगे। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय है या 47 अध्याय। दूसरी संसद की जो शक्ति होगी वो होगी संविधान संशोधन की शक्ति, या जिसे कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पावर, संविधान संशोधन की शक्ति। ध्यान रखना, संविधान संशोधन की शक्ति का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? 368 में। और यह प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जर्मनी से भी ली गई। अब अपने देश में जो संविधान जो संशोधन होगा, वो संविधान संशोधन कौन से रूप में होगा या किन किन रूपों में होगा, ये देखते हैं। संविधान संशोधन 2 रूप में होता है, एक तो होता है सामान्य और एक होता है विशिष्ट। देखो भाई, सामान्य में क्या होता है कि अपने देश के संविधान में कुछ एक ऐसे भाग है, कुछ एक ऐसे भाग है जहां पर केवल दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के आधार पे, बहुमत के आधार पे वहां पर संशोधन किया जा सकता है। दोनों सदन, लोकसभा मिल गए, राज्यसभा में मिल गए, और किसी भी सामान्य विषय पर वहाँ पर कोई भी अमेंडमेंट तैयार करके आगे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति जैसे हस्ताक्षर करता है तो उसमें सुधार हो जाता है। लेकिन कुछ एक ऐसे विषय होते हैं जिसे कहते हैं विशिष्ट या कठोर। अपने देश के संविधान की विशेषता आपने सुनी होगी कि कठोर व लचीलेपन का समन्वय। अपने देश के भारतीय संविधान की एक विशेषता आती है कठोर व लचीलेपन का समन्वय। वो कठोर व लचीलेपन का समन्वय यही दर्शाती है। लचीलेपन का मतलब होता है संविधान में कुछ एक ऐसे भाग है जहाँ पर सामान्य तौर पे संशोधन किया जा सकता है, कोई ज़्यादा ताम झाम की आवश्यकता है नहीं। दोनों सदन इकट्ठा होंगे, 2/3 बहुमत के आधार पर वो बिल पास कर देंगे, राष्ट्रपति के पास जाएंगे, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा और वो संशोधन हो जाएगा। लेकिन कुछ एक होते हैं ऐसे भाग जहां पर विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। तो वो विशिष्ट बहुमत कौन सा होता है? 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की जो विधानमंडल होती है उनकी स्वीकृति, आधे राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति। यानी एक भाग तो वो होगा अपने देश के संविधान में कि जहां पर 2/3 बहुमत के आधार पर संशोधन किया जाएगा, लेकिन एक भाग वो होगा जिसमें 2/3 बहुमत तो होना ही चाहिए। उसके बाद में देश में जो आधी विधानमंडल है, भारत में जैसे कोई 28 राज्य है तो 28 में से लगभग 14 या 15 राज्य उस संशोधन को अपनी स्वीकृति दे या अनुमोदन करे, या तो ही वो संशोधन माना जाएगा। आगे बात समझ में? अब अगला देखते हैं वित्तीय शक्तियां। स्वाभाविक बात है कि देश की जो संसद होती है वो सर्वोच्च होती है,
अपने देश की जो संसद होती हैं वो सर्वोच्च होती हैं। तो देश के राष्ट्रीय वित्त या बजट पर इस संसद का एकाधिकार है। संसद का क्या है? एकाधिकार। जब तक संसद किसी भी खर्चे का विवरण सभी सदस्यों के सम्मुख पेश ना कर दे, तब तक उस पर खर्च नहीं किया जाता। भाई एकाधिकार तो इसके पास है ही। तो इसके लिए क्या करता है कि जो वित्त मंत्री होता है, और वर्तमान में निर्मला सीतारमण, जो वित्त मंत्री प्रति वर्ष क्या पेश करती हैं? बजट पेश करती हैं। तो इसी बजट में किस क्षेत्र में कितना खर्च करना है, बजट पेश होने के बाद ही उस क्षेत्र में खर्च किया जाता है। वो बजट प्रत्येक साल में एक बार पेश किया जाता है। वैसे पेश करने की तिथि मार्च होती है, लेकिन पिछली लोकसभा में 1-2 बार फरवरी के अंत में भी बजट पेश किया गया था। और एक बात यहाँ पर थोड़ी ध्यान रखना कि जब तक बजट को लोकसभा स्वीकार न कर ले, किसी भी बजट को लोकसभा स्वीकार न कर ले, अगर लोकसभा स्वीकार कर लेती है तो उसमें से खर्च किया जा सकता है। अगर लोकसभा उसे अस्वीकार कर दे तो उसमें से 1 पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता। तो इसमें से सामान्य बात है वित्तीय शक्तियाँ में, भाई देश में सर्वोच्च संसद है, तो राष्ट्रीय बजट या राष्ट्रीय वित्त पर इस संसद का एकाधिकार है। तो स्वाभाविक है कि देश में किस क्षेत्र में कितना खर्च होना चाहिए, इस बात का निर्णय भी देश की संसद ही लेगी। और देश की संसद यानी देश में जो वित्त मंत्री होता है वो इसी रूप में क्या पेश करता है? बजट। और इस बजट में क्या होता है? साल भर में कितना खर्च करना है, किस क्षेत्र में करना है, किस क्षेत्र में क्या क्या इक्विपमेंट लाने हैं, इसके लिए कितना फंड होगा, रक्षा क्षेत्र में कितना होगा, शिक्षा क्षेत्र में, और भी जो क्षेत्र है वाणिज्य के क्षेत्र में। तो ये पूरा लेखा जोखा इस बजट में तैयार किया जाता है। ठीक है। अब अगला है प्रशासनिक शक्तियां। तो देखो भाई, प्रशासनिक शक्तियां संसद के पास क्या होती है। देखो प्रशासनिक शक्तियां यानी जो संघीय कार्यपालिका है, जो मेन एग्जीक्यूटिव है, वो व्यवहारिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भाई जो अपने कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, वो सारे मंत्रियों का जो समूह होता है वो लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी क्यों होती है? क्योंकि वो लोकसभा के पश्चात पर्यंत या लोकसभा के में जब तक विश्वास मत हासिल है तभी तक वो अपने पद पे बने रह सकते हैं। अपने देश की जो मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री व उनके जो सहयोगी हैं, वो अपने पद पे तभी रह सकते हैं जब तक लोकसभा में उनको विश्वास प्राप्त है। अब तो उनके पास पूरे सदस्य हैं, 300+ मेंबर है उनके पास। उनके अलायंस को देखा जाए तो लगभग 352 से एबोव उनके पास मेंबर है या वोट है, तो वो आसानी से रह सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पे भी देखा जाता है कि व्यवहारिक तौर में कार्यपालिका जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं तो कार्यपालिका जो है वो मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि कार्यपालिका को ये पता है कि अगर मैंने कोई ऐसा कार्य किया और वो कार्य उसमें कुछ अनुचित हो गया तो लोकसभा हमारे विरुद्ध कभी भी अविश्वास का प्रस्ताव ला सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी भी ला सकती है। इस कारण से संसद का देश की कार्यपालिका पर वैसे नियंत्रण होता है। ठीक है। अगला है निर्वाचन संबंधी शक्तियां। देखो, निर्वाचन संबंधी शक्तियों में अनुच्छेद 54 में एक बात कही गई है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा? एक निर्वाचक मंडल द्वारा। जब हम जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उसमें इस पूरे निर्वाचक मंडल का उल्लेख होगा। इसमें इसको हम पूरी व्याख्या करके देखेंगे कि इसमें कौन कौन होते हैं, कौन कौन से सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं और कौन
इसमें सम्मिलित नहीं होते। केवल इतना ध्यान रखो कि अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया है। तो जो निर्वाचक मंडल है, यही निर्वाचक मंडल आगे चलकर किसका निर्वाचन करते हैं? राष्ट्रपति का। तो लोकसभा या संसद के पास एक निर्वाचन संबंधी शक्ति भी है कि किस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनना है और किस व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं चुनना है। इस बात का निर्णय भी कौन करती है? देश की संसद ही करती है। ठीक है। और इसके बाद में कुछ एक दो शक्तियां और हैं, वो भी विविध। देखो इसी के साथ एक लेते हैं, कुछ विविध शक्तियां। विविध शक्तियों में संसद के पास क्या है? महाभियोग लाने की शक्ति है। क्या होता है महाभियोग? देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश व राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। महाभियोग कहाँ लाया जाता है? देश की संसद में लाया जाता है। तो देश के संसद के पास ये अधिकार है कि वो जिसका चुनाव करती है उसको पद से हटा भी सकती है। राष्ट्रपति का चुनाव देश की संसद करती है और देश की संसद के पास ये अधिकार भी है कि वो जब चाहे किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग ला सकती है, लेकिन उसके लिए एक दो बिंदु का होना अनिवार्य, वो देखते हैं। देखो महाभियोग दो के विरुद्ध आता है। एक तो आता है देश के राष्ट्रपति के विरुद्ध और एक आता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं उनके विरुद्ध। ठीक है। चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसके साथ आप ले सकते हो हाई कोर्ट जस्टिस, और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको भी महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। अब ये ध्यान रखना, एक तो राष्ट्रपति को हटाना और इनको हटाना दोनों में थोड़ा अंतर हो जाता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कब आएगा? जब राष्ट्रपति संविधान पे अतिक्रमण करेगा। जब राष्ट्रपति क्या करेगा? संविधान पर अतिक्रमण, यानी जो प्रावधान देश के संविधान में है ही नहीं, राष्ट्रपति उस संविधान से ऊपर जाकर कोई कार्य करेगा, तो ये संविधान पर अतिक्रमण माना जाएगा। और इसी अतिक्रमण के चलते राष्ट्रपति पर संसद क्या ला सकती है? महाभियोग। और इन पर देखना, एक तो आता है, इनके कारण आता है साबित कदाचार। साबित कदाचार का मतलब होता है कि जब कोई न्यायाधीश बनता है तो वो ये शपथ लेता है कि वो पारदर्शी रूप से न्याय करेगा, निष्पक्ष न्याय करेगा, लेकिन वो निष्पक्ष न रहते हुए किसी के पक्ष में कोई न्याय या किसी के पक्ष में कोई फैसला सुना देता है और जांच में ये साबित हो जाता है, तब उस न्यायाधीश के विरुद्ध भी क्या लाया जा सकता है? महाभियोग, या फिर साबित कदाचार, या एक आता है असमर्थता, यानी न्यायाधीश स्वयं न्याय करने से इनकार कर दे कि भाई मैं ये कार्य नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में उस न्यायाधीश पर क्या लाया जा सकता है? महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। संसद के पास महाभियोग प्रस्ताव लाने की शक्ति भी है। और अंत में एक ध्यान रखना, एक छोटा सा है, आपातकाल के समय। आपातकाल के अनुमोदन की शक्ति, देश में आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 के समय। 3 अनुच्छेद है, 352, 356 और 360। 360 का आज तक प्रयोग हुआ नहीं। 356 इसमें है संवैधानिक तंत्र की विफलता, जो किसी भी स्टेट में लागू होता है, लेकिन 352 जो है वो लगभग देश के किसी एक हिस्से में या लगभग पूरे देश में लागू होता है। जब ऐसे देश में विपरीत हालात पैदा हो जाए और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श दे कि देश में आपातकाल लगा लो और देश में आपातकाल की घोषणा हो जाए, तो राष्ट्रपति जैसे ही घोषणा करता है, उस घोषणा के एक माह के भीतर संसद द्वारा क्या किया जाता है? अनुमोदन किया जाता है। संसद सहमत हो जाती है कि भाई राष्ट्रपति ने जो आपातकाल लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए,
हम इस बात का अनुमोदन करते हैं तो वो आपातकाल रह सकता है। आपातकाल के अनुमोदन करने की शक्ति संसद के पास है, पहली। दूसरी, आपातकाल के समय में वृद्धि करना, यानी एक बार इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई तो वो इमरजेंसी आपातकाल अधिकतम इतने समय तक रह सकता है, 6 माह तक। लेकिन 6 माह तक हालात सामान्य ना हो, 6 माह तक हालात सामान्य ना हो, तब ऐसी स्थिति में संसद दोबारा उस आपातकाल का अनुमोदन करती हैं और संविधान में एक छोटा सा संशोधन करती हैं, और संशोधन करने के तहत ही फिर अगले 6 माह के लिए उस आपातकाल में और क्या कर सकती हैं, वृद्धि कर सकती हैं। आई बात समझ में आपकी? ये थी आपकी लोकसभा और राज्यसभा।